नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट पे जो जुलाई के मंथ में जो इसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एसएसटी जो है ये पेपर 2 के अंतर्गत पूछी जाती है, पेपर 2 के अंतर्गत जो है पूछी जाती है। यहाँ से आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहाँ से 40 क्वेश्चंस जो है आपको सीधे सीधे जीएस जीके से संबंधित होते हैं और जो है 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी से संबंधित होते हैं। तो आज का जो है एसएसटी का जो पेपर है वो सामाजिक विज्ञान जो है जीएस और जीके से संबंधित है। मैंने टॉपिक वाइज जो है ना बना करके पूरा पेपर बनाया है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप जो है एसएसटी का जो पेपर है ये आप मुझसे टॉपिक वाइज सिलेबस का जो टॉपिक है हर एक टॉपिक पे जो है पूरा कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, मतलब एक टॉपिक पे मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है, या फिर आप इसी तरीके से तैयार करना चाहते हैं। आप बस मुझे जो भी आपको चाहिए वो रिक्वायरमेंट आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो इस तरीके के मेरे पास वीडियो आपको मिलेंगे ये वीडियोस जो होते हैं ये पेड बैच में प्रोवाइड होते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही केवल नॉर्मली वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। आपको सिर्फ अपना जो है इस चैनल से जुड़ करके आपको जब देखना है, ठीक है। तो मुझे बस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सिलेबस वाइज जो है टॉपिक चाहिए या फिर सिर्फ केवल जिस तरीके से हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जो है किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो पाषाण युग की बात कर रहा है। तो पाषाण युग में सबसे पहले जो है जो मानव थे उन्होंने किस जानवर को पालतू बनाया था? देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर क्या है? देखिए, तो सबसे पहला जानवर जो था वो पालतू था कुत्ता। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व शास्त्री ये कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है, ठीक है, या फिर पूरा पाषाण काल की बनी हुई है? पत्थर से बनी है का मतलब पूरा पाषाण कालीन है, ठीक है, बहुत पुरानी है, क्वेश्चन का मतलब ये। तो देखिए आंसर है भवन, मूर्तियों, पेंटिंग के अवशेषों से जो है ये जो अवशेष मिलते हैं उससे। तो हमें देखिए आभूषणों से या खनन से प्राप्त जो शस्त्र, हथियार और आभूषण से, या भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के और बर्तन आदि से, और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है पुरातत्व शास्त्री जो है ये पता लगाते हैं, जो अवशेष मिलते हैं हमें उससे हम पता लगाते हैं कि ये जो है किस जो है कालखंड की है, ठीक है। और इसको पता लगाने के लिए जो है कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है, कार्बन डेटिंग का, ठीक है, कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है, इसी का प्रयोग करके ही ये पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु जो है कितने समय पूर्व के ये थी। जैसे डायनासोर अगर कोई हड्डियां मिल जाए तो हम ये बता देते हैं कि आज से ये 4000 5000 जो है करोड़ साल पुरानी है, या 10 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है। इस तरीके से जो है हम आमतौर पे कार्बन डेटिंग करके जो है प्रयोग पता लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पुरानी जो है पांडुलिपियाँ लिखी गई थी तो किस में लिखी गई थी? तो पांडुलिपि जो लिखी गई थी वो है ताड़पत्रों में लिखी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। सबसे पहली जो पांडुलिपि लिखी गई थी वो ताड़ के पत्र में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो ये सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन बी। ये सभ्यता जो है ईरान और सीरिया के क्षेत्र से संबंधित है। ईरान सीरिया ये क्षेत्र में फैली हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है इसका टाइम खंड अगर बताएं तो 400 ईसा पूर्व जो है ये पुरानी है, 400 ईसा पूर्व ये है पुरानी है। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, हमेशा आप ये याद समझ लीजिए कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है, टिग्रिस इसका नाम नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूफ्रेट्स जो है नदी के बीच में जो है अवस्थित थी, अस्तित्व में आई थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और मिस्र जो है वो नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता है, और ये नील नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध में जितने भी क्वेश्चन अब तक बन सकते हैं,
ठीक है, जीएस और जीके में चाहे जितने अच्छे से अच्छे शॉर्ट्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ जो है मैंने आपको एक पूरा प्रॉपर एक वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में बनाया है, जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, या फिर वीडियो के अंत में आपको ये लिंक इसका जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? देखिए, नदियों के संबंध में पौराणिक जो है वेद जो हैं, हमारे 4 वेद हैं, और वेदों में नदियों का उल्लेख मिलता है। उन नदी को जिस रूप में, जिस नाम से आज हम जानते हैं, उस नाम, आज की नदियों का नाम जो है वेदों में जो है कुछ और लिखा गया, उससे संबंध में आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि सतलज नदी को तो इसे कहते हैं शतुद्री, सतलज नदी को शतुद्री नदी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे सतलज नदी को शतुद्री कहते हैं, वितस्ता नदी क्या होता है? तो वितस्ता नोट कर लीजिए, नोट्स इसका बहुत ज़रूरी है। तो वितस्ता नदी झेलम नदी को कहा जाता है। और अगर विपाशा नदी की बात करें तो ये विपाशा नदी जो है ये ब्यास नदी है। ठीक है, उसके बाद आता है परुष्णी, मैं सब इंपॉर्टेंट नाम ले रहा हूँ केवल। परुष्णी नदी जो है ये रावी नदी के ये रावी नदी का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये जो नाम है आपको मोस्टली याद रखने हैं। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन। जैन ग्रंथ के तत्कालीन जो है 16 महान जनपदों की सूची मिलती है। तो 16 महान जनपद कौन से हैं? ठीक है, तो ये मगध कालीन जो जनपद थे, जो कौन से थे? मगध। ठीक है, मगध हो गए, काशी जनपद हो गया, गांधार जनपद हो गया, इनके नाम नोट कर सकते हैं आप। मल्ल जनपद हो गया, इनकी राजधानी भी आपको जाननी चाहिए, वो मैं किसी अन्य वीडियो में दे दूंगा। पंचाल जो है, इस तरीके से जो है कुछ 16 जनपद थे। इन जनपदों का जो है उल्लेख जो है जैन ग्रंथ में मिलता है, वो कौन सा ग्रंथ था? तो देखिए, छठवें का आंसर है, ये है भगवती सूत्र। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, इसका जो है ये भगवती सूत्र में हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, जैन जो ग्रंथ है ये अक्सर इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये क्वेश्चन कॉमन सा था, ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर बौद्ध की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। तो यह दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो है का क्या अर्थ है? तो बोधिसत्व जो है ये शब्द प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है यहाँ पे, ये है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने निर्वाण को प्राप्त किया है उनके लिए बोधिसत्व जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्य इतिहास के बारे में लिखा है। ठीक है, उसमें से जो है मुख्य स्रोत माना जाता है। तो देखिए, आंसर है यहाँ मेगस्थनीज। मेगस्थनीज है जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगस्थनीज ने इंडिका, ये नोट कर लीजिए, इंडिका बुक जो है इसने जो है, और मेगस्थनीज जो था ये एक यूनानी राजदूत था, यूनान राजदूत था। ठीक है, और ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। विशाख दत्त जो है ये इसने जो है रचना की थी मुद्रा राक्षस। ठीक है, और ये रचना है ये गुप्त काल से संबंध में है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और निर्याकस जो है इसका भी संबंध जो है सिकंदर से था, सेल्यूकस से था, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी? मेरा प्रॉपर एक वीडियो गुलाम वंश पे दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। गुलाम वंश के संबंध में कभी जीवन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 4-5 किताबों से ढूंढ के मैंने ये जो है क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो गुलाम वंश की जिसने स्थापना करी थी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। प्रॉपर एक एक करके मैंने जो है समझाया है कि ऐबक ने क्या किया है, खिलजी ने क्या किया है, बलबन ने क्या किया है, इल्तुतमिश ने क्या किया था, कौन किसके क्रम में आया, इस तरीके से मैंने प्रॉपर एक वीडियो दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पुरास्थल जो है हरियाणा में स्थित है?
तो हड़प्पा कालीन जो है स्थल हरियाणा में स्थित है, उसका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे आंसर है राखीगढ़ी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। लोथल का संबंध है गुजरात से और ये एक पत्तन नगर है, पत्तन नगर। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पत्तन नगर है, तो पोत नगर, जहाँ पे जो है पानी के जहाज रुकते थे और जो है व्यापार भी होता था। ठीक है, राखीगढ़ी का संबंध जो है आपको हरियाणा से मिलता है और मेहरगढ़ का संबंध जो है राजस्थान से देखने को मिलता है, राजस्थान से। और आलमगीर का जो है संबंध जो है आलमगीरपुर जो है ये एमपी से संबंधित है आई गेस, ठीक है, या फिर यूपी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके दरबार में कौन सी मूलतः प्रयोग की जाने वाली भाषा थी? तो दरबार की जो प्रशासनिक भाषा होती थी वो कौन सी थी? तो फारसी थी, हिंदी थी, उर्दू थी, अरबी थी। तो देखिए यहाँ पे जो दरबार की भाषा थी वो थी फारसी। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा सही। यहाँ की दरबार की भाषा फारसी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर ने निम्नलिखित में से किसे जो है पानीपत के पहले युद्ध में हराया था? तो पानीपत का कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे, टोटल 3। जो पहला युद्ध था वो याद रखना है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 में जो है ये जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तोपों का प्रयोग किस जो है युद्ध में सबसे पहली बार हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 21 अप्रैल। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम, मुगल वर्सेस जो है एक तरीके से लोदी वंश के बीच में ये हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध किस कब हुआ था? तो 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में जो है इसका तीसरा युद्ध हुआ था। थर्ड है, ये सेकेंड है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वास्तुशिल्प जो है मिश्रण है, तो मुगल जो है काल की जो है वास्तुशिल्प जो है वो किस चीज़ का मिश्रण है? तो आमतौर पे जो ये मुगल कालीन वास्तुशिल्प है इसका संबंध जो है ये अरब और भारतीय शैलियों से है और फारसी और भारतीय शैलियों से, दोनों से जो है इसका मिलता है। लेकिन आंसर यहाँ पे एक लगाना है तो ऑप्शन यहाँ पे सी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये वस्तु जो है शिल्प जो है जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे इनमें जो है किस तरीके की चीज़ों का यूज़ हुआ था? लाल बलुआ पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग होता था। इसका नाम याद रखिए, लाल बलुआ पत्थर प्लस या संगमरमर, संगमरमर। अब ये कौन सा संगमरमर वाला तो आपको पता होता है, ताजमहल। और लाल बलुआ पत्थर से जो है आप चाहे हुमायूं का टॉम्ब ले लो, अकबर का टॉम्ब ले लो, है ना, ये सब है। इसमें जो है कौन सी शैलियाँ हैं? जैसे गुंबद और मीनार का प्रयोग करना, जटिल नक्काशी बनाना, है ना, ये सब जो है अरब और अरबी और भारतीय शैलियों का मिश्रण में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल से संबंध में है। तो निम्नलिखित में से ग्रहों पर विचार करना है। ये क्वेश्चन ग्रह है जो है एक पूरा प्लैनेट से संबंध में एक टॉपिक दिया गया है कि ग्रहों से संबंध में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ग्रहों का विचार करना है। शुक्र, बुध और अरुण है और उपरोक्त में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम की ओर? देखिए मैक्सिमम ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसमें से केवल ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, तो वो हैं अरुण और शुक्र। मतलब शुक्र और अरुण यहां पे आंसर होगा। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के नजदीक है बुध और उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे मंगल के बाद आएगा बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद आता है शनि, फिर उसके बाद आता है अरुण,
और उसके बाद आ जाता है वरुण। ठीक है, चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। तो ज्वालामुखी का संबंध जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से है, तो देखिए बिल्कुल सही है। जो ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी जो है दो प्रकार के विभाजित किया जा सकता है। और दो प्रकार कौन सा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है और एक सुप्त ज्वालामुखी, मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी, जो निकट भविष्य में उसके फूटने के चांसेस नहीं दिखाई पड़ते। बिल्कुल सही है। शांत ज्वालामुखी के पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, तो ये भी बात सही है, वो शांत होता है। निकट भविष्य में कई सालों से 1500 साल, हजार हजार साल ऐसे ज्वालामुखी भी इस वर्ल्ड में पाए गए हैं, पृथ्वी में पाए गए हैं, जिन जो हजार हजार साल जो है या सैकड़ों सालों से जो है फूटे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी आंसर होंगे राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का उदाहरण है, तो देखिए सीधा सीधा पूछा है मरुस्थल। अब मरुस्थल होता है गर्मी वाला क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 हैं दिए गए, तो ये लद्दाख जो है ये एक शीत मरुस्थल जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। तो देखिए घास भूमि के नाम बताना है जो कि अमेरिका में मिलती हो। अब ये पूरा वर्ल्ड मैप अगर देखें तो ये छोटी छोटी घास के मैदान होते हैं, जिनको जैसे अब यहाँ पे स्टेपी जो घास के मैदान हैं, ठीक है, तो ये स्टेपी जो घास का मैदान है ये यूरोप में पाई जाता है घास का मैदान, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रियरी और पंपास, प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। और पंपास जो है ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका में पाई जाने वाली घास है। और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास है। ठीक है, और सवाना घास के मैदान जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। तो देखिए सबसे नीचे की परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है, सबसे नीचे। और फिर उसके बाद आती है समताप मंडल, फिर उसके बाद आती है आयन मंडल, और फिर उसके बाद आती है मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल में जो होता है ये वायुयान उड़ाने के लिए बेस्ट नहीं मानी जाती। आंसर है ऑप्शन ए। इसके ऊपर वाले में जो है लेयर में जो है वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सतह पर जो है वायुमंडलीय जो है सतह पर किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। इसी वजह से प्लेन को उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं जो है मौजूद होती हैं और इसलिए वहां पे उड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को मिलाकर के संसद बनती है। तो देखिए संसद होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का काम होता है नए कानून बनाना, पार्लियामेंट में बैठते हैं और ये लोग नए हमारे देश के लिए कि क्या बेहतर है उसके संबंध में कानून बनाते हैं। तो जब कानून को पास कराना होता है तो लोकसभा से भी पास होता है। ठीक है, उस बिल को फिर जाता है राज्यसभा में, लोकसभा से पास होने के बाद फिर जो है राज्यसभा में जाता है, और फिर राज्यसभा से पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है अपनी। इस तरीके तो संसद का हिस्सा ये तीनों हैं। बाकी अगर प्रधानमंत्री पूछे, केंद्रीय मंत्री पूछे, कुछ भी पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब गलत होंगे। बाकी यही 3 ऑप्शन आपको देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो सबसे कानून निर्माण संस्था होती है। तो देखिए कानून बचाने का कार्य होता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन यहाँ निर्माण संस्था पूछ रहा है तो वो है संसद। ठीक है, संसद है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहां पे सी बिल्कुल राइट होगा। दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है।
तो ये जो होती हैं बीमारियां, ये आमतौर पे शुद्ध जल ना पीने की वजह से होते हैं। मतलब गंदा पानी पी लिया होगा, अनहाइजीनिक पानी पी लिया होगा, है ना, इस तरीके से होती। तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा करके जो है इसको बीमारी को रोका जा सकता है। जितना साफ सुथरा पानी, जितना साफ सुथरा एरिया रहेगा, उतना ही जो है इस तरीके की बीमारी वहाँ पे नहीं पनपेंगी। ठीक है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो है त्रिस्तरीय पंचायत बनाने का अधिकार दिया गया था। त्रिस्तरीय, और त्रिस्तरीय क्या है? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो है क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बनाने का जो है निर्णय लिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए, तो कौन सा? भारतीय समाज में लैंगिक अंतराल एक बहुत बड़ी समस्या है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल समस्या, हमारे यहाँ लैंगिक जो है अंतराल की समस्या है। हमारे यहाँ जेंडर विभेद किया जाता है, लड़का लड़कियों में भेद किया जाता है, तो ये एक बड़ी समस्या है। भारत की तरक्की को उस मुकाम पर न पहुँचा पाने का एक सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं। भारतीय समाज केवल पित्त सत्तात्मक है। यहाँ पे जहाँ पे आपको केवल शब्द आ जाए उसको तो तुरंत काट दो। और यहाँ पे पूछा गया था कौन सा असत्य है। देखिए, हमारे देश जो है, हमारा जो है, पूरी जो है आसपास के लोग जो है पित्त सत्तात्मक होता है। वहाँ पे पिता का रोल सबसे बड़ा होता है, फिर पिता से आता है उसका बेटा। भले चाहे बहनें कितनी भी अच्छी पढ़ने में हो या कमज़ोर हो या कुछ भी हो, लेकिन पित्त सत्तात्मक है। लेकिन केवल कह देना से यहाँ पे पॉइंट्स गलत हो जाते हैं। समाज के स्वरूप के आधार पर लिंग की भूमिका बदलती रहती। जैसे जैसे समाज बदलता रहता है वैसे वैसे उसका जो है लिंग की जो है मतलब भूमिका भी बदलती रहती है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी है। उपरोक्त में से यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन जो है, सॉरी, बी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य जो है मूल नहीं है, तो उसका आंसर देखिए, तो ये है व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विभाजन करना। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन में किस चीज को नहीं सम्मिलित करते? तो 26वें का आंसर है समाज के धार्मिक पक्षों को शामिल किया जाता है, समाज के राजनीतिक पक्षों को शामिल किया जाता है, समाज के सांस्कृतिक पक्ष को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त जो आंसर है वो है सभी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 27वें का आंसर देखिए, तो सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से शिक्षण दिया जाता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति जो है परिवर्तनशील रहती है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन की केवल जो है वर्णनात्मक विषय माना जाता था। सामाजिक अध्ययन के प्रारंभ में के कारण जो है कार्य संबंध पर बल नहीं दिया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो गलत है वो है ऑप्शन डी। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अगर आप कारखाने के सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को भ्रमण पर ले जाइए, बच्चों को ऐसे कारखाने दिखाइए, तो जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और उनके अंदर जो है इंडस्ट्रियल को लेकर के जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जागेगा। तो यहाँ पे जो 28वें का आंसर है वो है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर को चाहिए? तो क्या चाहिए? सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर को चाहिए व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, या फिर ये, या काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करे, या फिर परियोजना को करने के लिए उनमें विभिन्न स्रोत प्रदान करे, या छोटे बच्चों से बहस और चर्चा लगाए। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्रोडक्टिव आंसर्स ढूंढिए। मैं फिर से कहूँगा कि हर टॉपिक का जो वीडियो बनाया जाएगा उस टॉपिक को आप देखिए, क्योंकि मैं वो टॉपिक्स पे एक प्रॉपर वीडियो दूंगा
उस टॉपिक को पूरा प्रॉपर एक कंप्लीट करूंगा, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें से जो है आप 60 में से जो है, पेडागोजी का नहीं पता, लेकिन 60 में से आप जो है नॉर्मली जो है 35 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ऐसे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, पेपर वाइज चाहिए या फिर थ्योरी पूरा चाहिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता, तो विभिन्न पक्षों का विचार रखना, ये होता है दूसरे पक्ष का विचार रखना। वाद विवाद में सम्मिलित होना, तो ये जो है आमतौर पे आलोचनात्मक चिंतन में आएगा। क्या आप जानते हैं प्रश्न का उत्तर देना, ये भी आएगा। वाद विवाद में सम्मिलित होकर दूसरों को भ्रमित करना, ये जो है आलोचनात्मक चिंतन में बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है एसएसटी का आज वीडियो कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।